जुबीन जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण फिनोमेना को भी हम भारत कहेंगे। हम केवल उन्हें आसाम का गायक या नॉर्थ ईस्ट का गायक मानेंगे या हम मानेंगे कि वो दरअसल भारत के गायक थे। बहुत सारे लोग दिल्ली में बाकायदा ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि दिल्ली के कुत्तों की समस्या का हल नॉर्थ ईस्ट के पास है। इससे समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर किस किस्म के नकारात्मक स्टीरियोटाइप पूरे देश में, भारतवर्ष में। दरअसल संगीत का, गीत का एक ऐसा इस्तेमाल जुबीन ने किया कि म्यूजिक जो है वह एक दर्पण बन गया, एक मिरर बन गया, एक एम्पलीफायर बन गया। जुबीन के असमिया गीतों को अगर आप देखें, चाहे वो फोक हो या कंटेम्प्रेरी हो, उनके गीत जो हैं उनको सुने बिना दरअसल जुबीन की और असम की राजनीति को नहीं समझा जा सकता। एक के बाद एक आपको जुबीन के गीत याद आएंगे, और एक दो गीत नहीं है, हजारों गीत, लगभग 40,000 गीत जुबीन ने गाए। को याद दिलाया जाए कि CA/NRC का विरोध असम में उन्हीं आधारों पर नहीं हो रहा था जिन आधारों पर बाकी देश में हो रहा था। जुबीन की भाषा में, जुबीन के गीतों का इस्तेमाल करते हैं इस प्रतिरोध के लिए। जुबीन खुद कहते हैं, मैं यहाँ पे गायक बनकर नहीं, तुम्हारा भाई बनकर खड़ा हूँ। The only thing that was happening is that rest of the India was either unwilling or was incapable of understanding the legacy of जुबीन। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जब रूमाल, मौनजॉय या अली जैसे महान गीत देने वाले गायक के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि हिंदी का मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ये कहता है कि आसाम के एक गायक जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड हिट दिए, और इस तरह से ब्रैकेट कर दिया जाता है इस महान लेखक को, गायक को, संस्कृति कर्मी को, हम जुबीन की बात कर रहे हैं, तो हमें इस फिनोमेना को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत पड़ती है। सोच के देखिए कि क्या आपको ये लगता है कि प्रतिरोध का मतलब, विरोध का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमारे सड़कों पर जुलूसों को देखें, भाषण को देखें, नारेबाजी को देखें? क्या प्रतिरोध इससे भिन्न भी हो सकता है? ये सब हम जुबीन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दरअसल प्रतिरोध की आवाज़ इससे परे जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप असम के एक युवा हैं, भ्रष्टाचार ने नौकरियों को निगल लिया है और आप अपनी पहचान पर खतरा महसूस करते हैं, कभी इमिग्रेशन या माइग्रेशन की वजह से, कभी सांस्कृतिक होमोजेनाइजेशन जो असम पर थोपा जाता है उसकी वजह से, और आप एक सेंस में पराया महसूस करना शुरू करते हैं। आपके अंदर क्रोध आता है, आपके अंदर एक आक्रोश, और इस आक्रोश के साथ साथ स्वाभाविक है कि किस्म की नर्म और डिफाइंट आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में आपको याद आते हैं जुबीन जिन्हें हमने हाल में खो दिया, जुबीन जिन्हें लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा उत्तर पूर्व, खास तौर से असम शोक के सागर के तौर पे जुबीन दा के लिए, अपने प्यारे जुबीन दा के लिए सड़कों पर उतर आया, रोने लगा, लगातार शोक को महसूस करने लगा, उसमें आक्रोश दिखाई देने लगा। उनको सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि जुबीन दा नहीं रहे, और उनके लिए उनकी जो सिंगापुर में मृत्यु हुई, उस मृत्यु को लेकर उनके मन में बहुत सारा संदेह पैदा हो गया। इन प्रतिक्रियाओं ने भी इस बात की ज़रूरत महसूस की है कि हम जुबीन दा या जुबीन गर्ग के विषय में और बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि जुबीन को एक क्षेत्रीय गायक मात्र कहकर निपटाया नहीं जा सकता। उन्हें एक बॉलीवुड का प्रसिद्ध गायक कहकर भी नहीं निपटाया जा सकता, क्योंकि वो बॉलीवुड मात्र के नहीं थे। वो एक ऐसे गायक हैं जो कि बॉलीवुड में बहुत लोकप्रिय होते हैं, फिल्मों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, लेकिन अपने असम को, अपने नॉर्थ ईस्ट को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों, हम इस प्रोसेस को और गहराई से जानने की कोशिश आज के वीडियो में करेंगे। हमारे सामने दरअसल एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल केवल असम का सवाल नहीं है, ये केवल जुबीन का सवाल नहीं है, ये दरअसल भारत की आइडेंटिटी का भी सवाल है कि हम किसे भारतीय कहते हैं। क्या हमारे लिए भारतीय कहने का मतलब सिर्फ जिसे हम हिंदी प्रदेश का भारत कहते हैं वही भारत है, या फिर जुबीन जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण फिनोमेना को भी हम भारत कहेंगे? हम केवल उन्हें आसाम का गायक या नॉर्थ ईस्ट का गायक मानेंगे या हम मानेंगे कि वो दरअसल भारत के गायक थे?
हमारी भारत की आइडेंटिटी में क्या यह उत्तर पूर्व की आइडेंटिटी शामिल है कि नहीं शामिल है? उत्तर पूर्व के सरोकार शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं? क्या ये बात शामिल है कि नहीं है कि उत्तर पूर्व को क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से उनमें क्या आक्रोश या दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं? ज़ुबीन की राजनीति, और मैं इसको राजनीति ही कहना चाहता हूँ, उसको समझने के लिए हमें उस मिट्टी को समझना पड़ेगा जिस मिट्टी में ज़ुबीन पैदा हुए, पले, बढ़े और उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक वे पहुँचे। अगर आप भारतीय जनगणना के आंकड़ों को देखें तो असम में दशकों में जनसंख्या में एक तरह का परिवर्तन दिखाई देता है, विस्थापन की वजह से और प्रवासन की वजह से। असम के युवा बार बार इस बात के लिए परेशान होते हैं कि कहीं असम में बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके कारण असमी संस्कृति और उत्तर पूर्व की जो संस्कृति है वह बदल ना जाए, डेमोग्राफिक चेंज ना हो जाए। और इस वजह से वे लगातार इस सांस्कृतिक संकट में अपने आप को महसूस करते हैं। और यही आप देखेंगे कि ज़ुबीन की भी सरोकारों में शामिल होता है। और जाहिर है कि सिर्फ वही परेशानी नहीं है, पूरे बचे हुए देश के साथ इस नॉर्थ ईस्ट का क्या संबंध है, आसाम और उत्तर पूर्व किस तरीके से शेष भारत के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। क्योंकि जब भी किसी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को आप दिल्ली या किसी हिंदी प्रदेश में देखते हैं तो आप की भौहें तन जाती हैं, आप उन्हें पराये व्यक्ति की तरह देखते हैं, एक तरह के स्टीरियोटाइप्स आपको लगातार दिखाई देते हैं। एक सर्वे बताता है कि भारत के 52% लोग उत्तर पूर्व को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक तरह का नकारात्मक पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप रखते हैं। किसी को लगता है कि वो न जाने क्या खाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में बाकायदा ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि दिल्ली के कुत्तों की समस्या का हल नॉर्थ ईस्ट के पास है। इससे समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर किस किस्म के नकारात्मक स्टीरियोटाइप पूरे देश में, भारतवर्ष में। मैंने जैसे बताया कि सर्वे कहता है 52% नकारात्मक पूर्वाग्रह रखते हैं। आप सोच के देखिए कि उन लोगों को कैसा महसूस होता होगा। चलिए पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक 1972 में तुरा, मेघालय में ज़ुबीन का जन्म होता है और उनका बचपन जोरहाट, असम में बीतता है। एक ऐसे समय में जब असम आंदोलन, उग्रवाद और सरकारी उपेक्षा ने पूरे समाज को झकझोरा हुआ था। इसी अंधकार और भय के बीच ज़ुबीन की आवाज गूंजी। ये मात्र संगीत नहीं था, इसमें वे इमोशंस थे, इसमें सांत्वना थी, यहां तक कि इसमें विद्रोह था और इसमें आशा की किरण थी। और इसके शुरुआती असमिया गीतों में एक तरह में से आपको लोक धुनों का और आधुनिक किस्म के वाद्य यंत्रों का, आप ज़ुबीन की कल्पना नहीं कर सकते उनके हाथ में गिटार ना हो तो आधुनिक किस्म के वाद्य यंत्र और लोक धुनें, उनका एक तरह का फ्यूजन आपको असमिया गीतों में शुरुआती समय में आपको लगातार दिखाई देता है ज़ुबीन की परफॉर्मेंसेस में। क्योंकि यहां पर दरअसल संगीत का, गीत का एक ऐसा इस्तेमाल ज़ुबीन ने किया कि म्यूजिक जो है वह एक दर्पण बन गया, एक मिरर बन गया, एक एम्पलीफायर बन गया। ज़ुबीन के असमिया गीतों को अगर आप देखें, चाहे वो फोक हो या कंटेम्प्रेरी हो, उनके गीत जो हैं उनको सुने बिना दरअसल ज़ुबीन की और असम की राजनीति को नहीं समझा जा सकता। एक एक करके आप जरा सोचिए उनके गीतों के बारे में। मायाबीनी, क्या क्या खूबसूरत गीत जो कि सतही तौर पे मोह और विरह का गीत दिखाई देता है, लेकिन असल में एक भ्रष्ट और हिंसक माहौल में शुद्धता की लालसा की बात करता है। क्या बॉन्साई, जिसके विषय में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अनिश्चित भविष्य से जूझती असमिया युवाओं की बेचैनी का घोषणा पत्र है मौनजॉय। क्या रुमाल, एक साधारण सी कोमल सी चीज, कोमलता का प्रतीक, लेकिन याद दिलाता है कि अस्थिरता में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। इस तरीके से एक के बाद एक आपको ज़ुबीन के गीत याद आएंगे, और एक दो गीत नहीं है, हजारों गीत हैं। लगभग 40,000 गीत ज़ुबीन ने गाए। एक ही दिन में 50-60 गीत गाने के रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज हैं। ज़ुबीन कोई कम परफॉर्म करने वाले गायक नहीं थे। तो कुल मिला के ज़ुबीन के जो गीत हैं उनसे असम के युवाओं ने अपने आप को जोड़ा। उनमें असम लगातार बहता है, खेत है, मिट्टी है, ब्रह्मपुत्र है, बिहू है। अब पूरा असम का पूरा परिदृश्य आपको ज़ुबीन के इन गीतों में, ज़ुबीन की परफॉर्मेंसेस में दिखाई देता है। और ज़ुबीन कभी इससे पलायन नहीं करते। वो बॉलीवुड की चमक दमक है, वो छीन नहीं ले जाती। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी बात से परहेज है,
परहेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके भीतर का असम, उनके भीतर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लगातार बना रहता है। वे खुद कहते हैं पॉलिटिक्स नौकरीबो बोंदू, सीधे सीधे राजनीति की गंदी चालों पर चोट करते हुए वे कहते हैं साफ रहो, झूठ और स्वार्थ में मत डूबो। सीधा संदेश है, सीधा संदेश है अपने युवाओं के लिए। और केवल गायक नहीं है, आखिर जुबिन ने मिशन चाइना जैसी फिल्म बनाई भी। ये केवल एक एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें पूर्वोत्तर के लिए साहस, सैन्य संघर्ष और क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर आपको इस मूवी में, इस फिल्म में दिखाई देता है। कई मंचों पर उनको गाया जाता है, वे किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, साधारण लोगों की आवाज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जुबिन को आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते, आप उनको राजनीति से दूर करके नहीं रख सकते। और इसका बहुत बड़ा आपको प्रभाव दिखाई देता है 2019 और 2020 में, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था। और आपको याद दिलाया जाए कि सीए एनआरसी का विरोध असम में उन्हीं आधारों पर नहीं हो रहा था जिन आधारों पर बाकी देश में हो रहा था। बाकी देश में भी सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, लेकिन वहां विरोध का कारण अन्य था। सीए एनआरसी का विरोध असम में भिन्न वजहों से हो रहा था और जुबिन का चेहरा आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। गुवाहाटी की सड़कों पर, वहाँ असम भर में साधारण लोग जो हैं वो जुबिन की भाषा में, जुबिन के गीतों का इस्तेमाल करते हैं इस प्रतिरोध के लिए। जुबिन खुद कहते हैं मैं यहाँ पे गायक बनकर नहीं, तुम्हारा भाई बनकर खड़ा हूँ। और उन्होंने बाकायदा कंसर्ट फॉर पीस एंड हार्मनी, जो कि वॉइसेस ऑफ ऑल आर्टिस्ट ऑफ असम, ये किस्म का एक पूरा आंदोलन, कला का आंदोलन शुरू होता है जिसको वो लीड करते हैं, जिसमें सीए का विरोध किया जाता है। वहाँ के युवक सड़क पर उतरते हैं और असमिया पहचान बचाने की मांग करते हैं। और ये मामला केवल उनका केवल प्रतिरोध के रूप में नहीं था, जरूरत पड़ने पे वो जो सोशल सर्विसेज होती हैं वे भी करते हैं। ये मामला केवल गीत का नहीं था, केवल कला का नहीं था, प्रतिरोध का नहीं था। जुबिन जो सामाजिक सेवा है, सोशल सर्विस है, वे भी करते हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ या बाढ़ के जो शिकार लोग हैं, बाढ़ के से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है जुबिन सड़क पर आते हैं, लोगों के साथ आते हैं, लोगों को समर्थन देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वे देते हैं। और यही वजह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे असम के लिए जुबिन जो है वो एक फिनोमिना हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आज भी नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर पूर्व के इस गायक को लेकर आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों शोक का सागर असम की सड़कों पर दिखाई दिया। उसकी वजह यही है, जुबिन लगातार उनके साथ थे। हिंदी प्रदेश में आपको ऐसे कलाकार नहीं दिखाई देते, इसलिए आपको वो फिनोमेना नहीं समझ में आता। पूरा बॉलीवुड यूं तो हिंदी का है, लेकिन यह है बॉलीवुड में ये जो एक गायक है जुबिन, एक परफॉर्मर है जुबिन, वह बॉलीवुड को का होने के बावजूद लगातार असम का है, लगातार उत्तर पूर्व का है। 2006 में जब या अली जो गैंगस्टर में गाया गया गीत था वो आता है तो लगभग पूरा साउथ एशिया इसकी बाढ़ में बह जाता है। हर किसी को यह गीत एक रिलेटेडनेस के साथ दिखाई देता है, गाने के लायक दिखाई देता है। और ये आपको इस पूरे इतिहास जिस क्रम को हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में देखना पड़ेगा कि एक के बाद एक ऐसी परफॉर्मेंसेस की गई और इसकी वजह से जुबिन जो है वो एक फिनोमेना बने। इस फिनोमेना को समझने का मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि कुछ रहस्यमय हो रहा था। द ओनली थिंग दैट वाज हैपनिंग इज दैट रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज आइदर अनविलिंग और वाज इनकैपेबल of understanding the legacy of जुबिन। इसीलिए आज लोगों को समझ में नहीं, क्योंकि उनकी विरासत क्या है, वे क्यों थे, उन्होंने क्या कहा। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया जिस नैरेटिव के साथ चलता है वह नैरेटिव जो है वह जुबिन पर लागू नहीं होता। वह नैरेटिव जो है जुबिन को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको आसाम की नज़र से देखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट नज़र से देखना पड़ेगा। क्योंकि बावजूद इसके कि जुबिन की इतनी शानदार लोकप्रियता थी, उनका लगातार एक्टिविज्म था, उसके बावजूद मुख्य धारा के जब पुरस्कार या मंच या ये सारी चीज़ें जब इस लेखक को मिलती हैं, इस गायक को मिलती हैं, तो बार बार उसको रीजनल, क्षेत्रीय कहकर सल्टा दिया जाता है। राष्ट्रीय चरित्र में जुबिन शामिल नहीं हो पाते या हमारे राष्ट्र का चरित्र इस प्रकार नरेट किया जाता है कि जुबिन को उसमें शामिल नहीं किया जाता।
बावजूद जुबीन के शानदार परफॉर्मेंसेस के, बावजूद इसके कि जुबीन के साथ उनका पूरा क्षेत्र खड़ा था, बावजूद इसके कि जुबीन जो हैं वह उन चीज़ों को वॉइस देते हैं जो वॉइस दरअसल अपने चरित्र में नेशनल थी। इसलिए सवाल जुबीन पे नहीं है, सवाल कश्मीर पे नहीं है, सवाल किसी क्षेत्रीय चीज पे नहीं है, सवाल नॉर्थ ईस्ट पर भी नहीं है, सवाल हम पर है। हमारे राष्ट्रीय मंच, हमारे पुरस्कार, हमारा राष्ट्रीय मीडिया ये पर्याप्त इंक्लूसिव क्यों नहीं होता? क्यों हमारे नेशनल टेलीविजन के एंकर्स को जुबीन का फिनोमेना समझ ही नहीं आता? क्यों उनको हैरानी होती है कि एक क्षेत्रीय गायक की मृत्यु पर यह शोक का तूफान क्यों खड़ा हुआ? या हमारे पाठ्यक्रमों में जुबीन नहीं होते, हमारे पाठ्यक्रमों में उत्तर पूर्व होता ही नहीं, ना उसका संघर्ष होता है, ना उसका माइग्रेशन होता है, ना उनकी आइडेंटिटी का सवाल होता है। क्या क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य आता है, जो कला आती है, उसे हम पॉपुलर मीडिया में शामिल ही नहीं कर पाते? कुल मिलाकर जुबीन दरअसल एक आवाज ही नहीं है, एक हम लोगों के लिए घंटी है, एक इंडिकेशन है, एक चेतावनी है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आप एक मुख्य धारा बनाएंगे और बाकी को हाशिए पर रखेंगे, यह संभव नहीं है। यकीन कीजिए, संभव नहीं है। उसका एक ही तरीका है कि हमारे राष्ट्र को, या हमारे जिन चीजों को हम राष्ट्रीय कहते हैं, नेशनल कहते हैं, उनको ज्यादा इंक्लूसिव बनना पड़ेगा। हमें और ज्यादा डायवर्सिटी को नेशनल आइडेंटिटी में शामिल करना पड़ेगा। जब आप एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी खड़ी करने की कोशिश करते हैं और उसे राष्ट्रीय मानकर बाकी सबको क्षेत्रीय, स्थानीय, लोकल कहकर मटिया देते हैं, तब दरअसल हम फिनोमेना को समझ नहीं रहे होते, हम संस्कृति को समझ नहीं रहे होते। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कल्प्रिट है, न कि हमारी क्षेत्रीयता या आंचलिकता इसके लिए दोषी है। जुबीन को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो रीजनल वॉइसेस हैं, जो हम स्थानीय आवाजें हैं, चाहे वे आवाज भाषा में आती हूं, संगीत में आती हूं, नृत्य में आती हूं, पॉपुलर कल्चर में आती हूं, खेल में आती हूं, किसी चीज में क्यों ना आती हूं, हम उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान में शामिल करें। क्योंकि ये असम का लेखक नहीं गया है जिस पर केवल असमी को रोना है। आपके आंसुओं का चरित्र तभी राष्ट्रीय होगा जब इस क्षेत्रीय, जिसे आप कहते हैं, इस गायक के जाने पर, कलाकार के जाने पर पूरे राष्ट्र की आंखों में वो आंसू आए जिन आंसुओं का हकदार जुबीन थे।